इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन 5000 साल से भी पुरानी है और इसकी खासियत ये है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी एक प्रिमिटिव लाइफ जी रहे थे, तब इंडस वैली के लोग अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और एडवांस एग्रीकल्चर डेवलप कर चुके थे। इमेजिन करो, जब इजिप्ट में पिरामिड्स बनने की शुरुआत हुई थी तब इंडस वैली के लोग ऑलरेडी वेल प्लान सिटीज में रह रहे थे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स यूज कर रहे थे और ओवरसीज ट्रेड कर रहे थे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिविलाइजेशन ना ही सिर्फ दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक है, बल्कि उस टाइम के सिविलाइजेशंस के कंपैरिजन में ये सिविलाइजेशन एरिया वाइज भी सबसे बड़ी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर दो और मेजर सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी, जिनमें से एक तो थी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन और दूसरी थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन इन दोनों से कई ज्यादा बड़ी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई थी और ये मॉडर्न डे पाकिस्तान, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से तक फैली थी। नाउ जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की बात है तो ये सिविलाइजेशन बाय चांस ही डिस्कवर हुई थी। और इसको डिस्कवर किसने किया था? देखो, 1920s में ब्रिटिश इंजीनियर्स पंजाब में रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तब उन्हें प्रेजेंट डे पाकिस्तान के पंजाब के हड़प्पा एरिया में बड़े बड़े ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले। इनिशियली उन्होंने सोचा कि ये कोई खंडर या फिर रुइंस है और उन्होंने इन ब्रिक स्ट्रक्चर से ब्रिक्स उठा के रेलवे कंस्ट्रक्शन में यूज करनी शुरू करी। लेकिन जब दयाराम साहनी ने 1921 में इन रुइंस का सिस्टमैटिक एक्सकवेशन किया, तब ये रियलाइज हुआ कि ये कोई ऑर्डिनरी रुइंस नहीं बल्कि एक एंशिएंट सिटी के रिमेन्स है। सिमिलरली 1922 में आर.डी. बनर्जी ने सिंध के मोहनजोदारो में एक्सकवेशन की, जहां से एक पूरा वेल प्लान्ड सिटी निकला। इंटरेस्टिंगली, इनिशियली आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सोचा था कि ये दोनों साइट्स यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो अलग अलग सिविलाइजेशंस की हैं। लेकिन जब दोनों साइट्स पर एक ही तरह के पोट्री, सील्स, वेट्स और टाउन प्लानिंग के पैटर्न्स मिले, तब समझ में आया कि ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही वास्ट सिविलाइजेशन के डिफरेंट सिटीज हैं। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास बेस्ड थी। इनफैक्ट हर मेजर सिविलाइजेशन किसी रिवर के अराउंड ही बेस्ड होती थी, क्योंकि रिवर के थ्रू उस सिविलाइजेशन को फ्रेश वाटर का एक्सेस मिलता था। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर के अराउंड बेस्ड थी। लेकिन ये सिर्फ इंडस रिवर के बेसिन तक ही लिमिटेड नहीं थी। ये सिविलाइजेशन नॉर्दर्न अफगानिस्तान से लेकर गुजरात के कोस्ट तक और वेस्ट पाकिस्तान से लेकर हरियाणा के ईस्टर्न पार्ट्स तक, जो कि टोटल एरिया बनता है अप्रॉक्सीमेटली 12 से 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, इस एरिया में फैली हुई थी। इस सिविलाइजेशन की मेजर साइट्स की ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदारो, कोट डिची और चानूदारो है। इंडिया में गुजरात स्टेट में लोथल, जो कि एक पोर्ट सिटी थी, धोलावीरा, जो कि जानी जाती है उसके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, सूरकोतादा। इसके अलावा हरियाणा में राखीगढ़ी, जो रिसेंटली इंडिया की सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट डिस्कवर हुई है। पंजाब में रोपड़ और राजस्थान में कालीबंगन मिली है। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान में शॉर्टुगाई साइट है, जो ट्रेड रूट का इंपॉर्टेंट सेंटर था। टाइमलाइन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिविलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 3300 BC से 1300 BC तक चली, यानी कि टोटल 2000 साल। इस सिविलाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी में रिवर्स का रोल बहुत क्रूशियल था। इस सिविलाइजेशन में सिर्फ इंडस रिवर ही नहीं बल्कि जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि रावी रिवर, इन रिवर्स का भी काफी सिग्निफिकेंट रोल था। ये रिवर्स ना ही सिर्फ पानी प्रोवाइड करती थी बल्कि फर्टाइल एलुवियल सॉइल भी प्रोवाइड करती थी एग्रीकल्चर के लिए। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी कि इस सिविलाइजेशन को किन लोगों ने बसाया, क्या वो लोग इंडिया से थे या फिर बाहर से आए थे, एक्सेट्रा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से लगता है कि ये सिविलाइजेशन रिजल्ट थी लोकल एवोल्यूशन का, और ये लोकल एवोल्यूशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चल रहा था। मेहरगढ़ साइट, जो कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान में है, वहां पर 7000 BC से सेटलमेंट एग्जिस्ट करती थी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से 4000 साल पहले से। और मेहरगढ़ में जो लोग रहते थे वो एक सेटल्ड लाइफ और एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे। ये फार्मिंग, एग्रीकल्चर और सेटल्ड लाइफ जैसी प्रैक्टिसेस जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है, ये एक्चुअली उस एरिया में कई हजार सालों से इवॉल्व हो रही थी और इवॉल्व होते होते इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में उभरी, जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। लेकिन इंडिजिनियस डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का भी रोल काफी रहा है, स्पेशली मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया का। इन रीजन से ट्रेड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ आइडियाज का ट्रांसफर भी हुआ था, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट को 3 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि क्रोनोलॉजिकली और कल्चरली डिस्टिंक्ट है। अर्ली हड़प्पा फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज। अर्ली हड़प्पन फेज जो कि लास्ट हुआ था फ्रॉम 3300 BC टू 2600 BC, ये एक प्री हड़प्पन फेज था जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की मेजर सिटीज जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो प्रेजेंट नहीं थी।
इस फेज में विलेजेस इवॉल्व हो रहे थे टाउन्स में, यानी कि ये सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन से अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस फेज में एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश हो चुका था, कॉपर और ब्रोंज का यूज शुरू हो चुका था और ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप हो रहे थे। कोट डिजी कल्चर और आमरी कल्चर इस फेज की रिप्रेजेंटेशन है। इस फेज में प्री प्लान्ड सेटलमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन ग्रेजुअली ऑर्गेनाइजेशन आ रहा था। नाउ मैच्योर हड़प्पन फेज, जो कि लास्ट हुआ था फ्रॉम 2600 BC टू 1900 BC, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का गोल्डन पीरियड था, क्योंकि इस फेज में फुल अर्बनाइजेशन अचीव हुई थी। इस टाइम में जो भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से रिलेट करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्डाइज सिटी प्लानिंग, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स, ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज एक्सेट्रा, ये सब इस पीरियड में डेवलप हुए थे। इस फेज में ट्रेड नेटवर्क पीक पर था, पॉपुलेशन मैक्सिमम थी और पूरे रीजन में एक कल्चरल यूनिफॉर्मिटी थी। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, ये सब सिटीज इस टाइम पर अपने पीक पर थे और इस फेज में ओवरसीज ट्रेड भी काफी फ्लरिश कर रहा था। अब लेट हड़प्पन फेज, जो कि था 1900 BC टू 1300 BC, इस फेज में इस सिविलाइजेशन का ग्रेजुअल डिक्लाइन शुरू हुआ। सिटीज छोटे होने लगे, पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, ट्रेड नेटवर्क वीक हो गया और कल्चरल यूनिफॉर्मिटी खत्म होने लगी। रीजनल वेरिएशंस फिर से इंक्रीज हुए, पोट्री क्वालिटी डिक्रीज हुई और राइटिंग सिस्टम ग्रेजुअली डिसअपीयर हो गया। तो ये था ब्रीफ में तीनों फेजेस हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अब देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। हड़प्पन अर्बन प्लानिंग देखकर आज के इंजीनियर्स भी इंप्रेस हो जाते हैं। सोचो, 4500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग केव्स और टेम्परेरी शेल्टर्स में रह रहे थे, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के साथ सिटीज प्लान कर रहे थे। उनकी अप्रोच बिल्कुल मॉडर्न सिटी प्लानिंग जैसी थी, जिसमें आते थे सिस्टमैटिक लेआउट, प्रॉपर जोनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस। हर हड़प्पन सिटी 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जिनमें से एक था एक एलिवेटेड एरिया जो सीटाडेल कहलाता था, और इस एलिवेटेड एरिया में इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स और एलीट्स के रेजिडेंसेस होते थे। ये सीटाडेल यूजुअली 40 to 50 फीट हाई प्लेटफॉर्म पर बना होता था, जो फ्लड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था। जो दूसरा एरिया था वो था लोअर टाउन, जहां कॉमन पीपल रहते थे, मार्केट्स थी और वर्कशॉप्स थी। इसके अलावा सबसे इंप्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का फीचर था उनका रोड सिस्टम, जो कि ग्रिड पैटर्न में था। ग्रिड पैटर्न मीन्स रोड परफेक्ट राइट एंगल्स में इंटरसेक्ट करती थी। इसमें मेन स्ट्रीट 30 to 40 फीट वाइड होती थी और साइड लेन्स रिलेटिवली नैरो होती थी। सारी स्ट्रीट्स नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में अलाइन थी, जो विंड पैटर्न और सन एक्सपोजर को कंसीडर करके बनाई गई थी। रोड सर्फेसेस वेल मेंटेन थे और रोड्स की रेगुलर क्लीनिंग का भी एक प्रॉपर सिस्टम था। अब जहां तक हाउसेस की बात है, तो घर यूजुअली रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप के थे, जिनमें सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक स्टैंडर्ड ब्रिक साइज यूज होता था। ये स्टैंडर्डाइजेशन पूरे सिविलाइजेशन में सेम था, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी और प्लानिंग का इंडिकेशन है। हर घर में कोर्टयार्ड होता था, जो वेंटिलेशन और लाइट के लिए था। रूम्स अच्छे से वेंटिलेटेड थे और डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिजाइन थे। लेकिन जो एक सबसे रिमार्केबल फीचर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें देखने को मिला, वो था ड्रेनेज सिस्टम। ये ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम में दुनिया में कहीं और नहीं मिलता था। हर घर में प्राइवेट बाथरूम और टॉयलेट की फैसिलिटीज थी और हर घर से एक ड्रेन कनेक्टेड थी। हर घर से वेस्ट वाटर इन इंडिविजुअल हाउस ड्रेन से मेन स्ट्रीट ड्रेन्स में जाता था। ये मेन स्ट्रीट ड्रेन्स लार्जेस्ट रिवर से कनेक्टेड होती थी, जो वेस्ट को सिटी से बाहर ले जाती थी। और ये जो मेन स्ट्रीट ड्रेन्स होती थी, ये कवर्ड होती थी और इन ड्रेन्स में मैनुअल्स बनाए गए थे इन्हें क्लीन करने के लिए। ड्रेन्स के अलावा हमें इस सिविलाइजेशन में वेल्स भी देखने को मिले थे। इन वेल्स की प्लेसमेंट इस तरह से करी गई थी कि हर नेबरहुड में पब्लिक वेल्स थे, प्लस प्राइवेट वेल्स भी थे। वाटर स्टोरेज के लिए वेल्स के अलावा टैंक्स और रिजर्वायर्स भी बनाए गए थे। धोलावीरा में तो वाटर हार्वेस्टिंग का एडवांस सिस्टम था, जहां रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था और स्टोर किया जाता था। इसके अलावा मोहनजोदारो में एक ह्यूज पब्लिक वाटर टैंक था, जिसे नाम दिया गया था ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ दुनिया का सबसे पुराना पब्लिक वाटर टैंक है। ये 12 मीटर्स लॉन्ग, 7 मीटर्स वाइड और 2.4 मीटर्स डीप था। इस ग्रेट बाथ की कंस्ट्रक्शन में फाइनेस्ट ब्रिक्स का यूज हुआ था, जो परफेक्टली फिटेड थी। इस स्ट्रक्चर की वॉल्स की वाटरप्रूफिंग के लिए थिक बिटुमेन लेयर लगाई गई थी। इस ग्रेट बाथ में एंट्री के लिए 2 वाइड स्टेयरकेसेस भी बनाए गए थे। इस वाटर टैंक में वाटर सप्लाई नियर बाय वेल से होता था और ड्रेनेज सिस्टम से यूज्ड वाटर एफिशिएंटली रिमूव होता था। इस ग्रेट बाथ की सराउंडिंग्स में चेंजिंग रूम्स और गैलरीज थे, जो सजेस्ट करते थे कि ये रिचुअल बेदिंग या सेरेमोनियल पर्पसेस के लिए यूज होता है। मोहनजोदारो के ग्रेट बाथ के अलावा हड़प्पा में हमें 6 ग्रेनरीज देखने को मिली, जो कि ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए बनाई गई थी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक सोफिस्टिकेटेड फूड स्टोरेज सिस्टम भी था। इन ग्रेनरीज में वेंटिलेशन चैनल्स थे, जो मॉइस्चर कंट्रोल करते थे और ग्रेन्स को स्पॉइलेज से बचाते थे। इन ग्रेनरीज के साथ सर्कुलर थ्रेशिंग प्लेटफॉर्म्स भी थे,
जहां इन स्टोर्ड ग्रेन्स को प्रोसेस किया जाता था। ये अर्बन प्लानिंग फीचर्स क्लियरली शो करते हैं कि हड़प्पन्स में एडवांस सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज थी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस थी और एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकता था। अब देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी मल्टी फेसेटेड और हाईली ऑर्गेनाइज थी, जो एग्रीकल्चर, ट्रेड और स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स पर बेस्ड थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ये क्लियर होता है कि ये एक प्रॉस्पेरिटी बेस्ड इकोनॉमी थी जो सरप्लस प्रोडक्शन और एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क पर डिपेंडेंट थी। एग्रीकल्चर इस इकोनॉमी का प्राइमरी ऑक्यूपेशन था और ये इकोनॉमिक बेस प्रोवाइड करता था। इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बेसिस की फर्टाइल एलुवियल सॉइल और कंट्रोल्ड फ्लडिंग सिस्टम ने इंटेंसिव एग्रीकल्चर को पॉसिबल बनाया था। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि हड़प्पन्स ने वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम डेवलप किया था, यानी कि सेम लैंड पर साल के डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करी जा सकती थी, जैसे कि समर्स में खरीफ क्रॉप्स और विंटर्स में राबी क्रॉप्स यहाँ ग्रो करी जाती थी। इस सिविलाइजेशन में वीट मेन स्टेबल क्रॉप था। हड़प्पन्स और मोहनजोदारो से हमें वीट के एक्सटेंसिव रिमेन्स मिले हैं। बार्ले दूसरा मेजर सीरियल था। कॉटन का कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे पहले यहाँ हुआ था। डेट्स, सेसमे, मस्टर्ड, फील्ड पीस, लेंटिल्स एक्सेट्रा भी यहाँ कल्टीवेट किए जाते थे। साथ ही में लोथल में राइस के लिमिटेड एविडेंस भी मिले हैं। फार्मिंग के साथ साथ यहाँ एनिमल डोमेस्टिकेशन भी प्रैक्टिस करी जाती थी। कैटल इस सिविलाइजेशन में प्राइमरी डोमेस्टिक एनिमल थी जो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज होती थी। ये हम्प्ड कैटल इंडिजीनियस थी और हड़प्पन सील्स पर एक्सटेंसिवली डिपिक्टेड है। कैटल के अलावा यहाँ वाटर बफलो, गोट्स, शीप और पोल्ट्री भी डोमेस्टिकेटेड थी। अब जहां तक ट्रेड की बात है तो विद इन दिस सिविलाइजेशन इंटरनल ट्रेड तो एक्सटेंसिव था ही, लेकिन साथ ही में हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटर्नल या फिर ओवरसीज ट्रेड भी एक्सटेंसिव था, स्पेशली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि प्रेजेंट डे इराक में थी, इसकी कई लोकेशंस पर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज होने वाली सील्स मिली थी। साथ ही में मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेहुला नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन का रेफरेंस मिलता है। जो गुड्स एक्सपोर्ट होते थे यहाँ से, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इनमें आते थे टिम्बर, आइवरी, बीड्स, पर्ल्स, शेल और कॉटन टेक्सटाइल्स, और रिटर्न में सिल्वर, टिन, वूलन टेक्सटाइल्स और ग्रेन्स इंपोर्ट होते थे। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैरीटाइम ट्रेड भी काफी प्रेवलेंट था। यहाँ लोथल एक मेजर पोर्ट सिटी थी जहाँ एक डॉकयार्ड प्रेजेंट था और इस डॉकयार्ड से शिप्स गुड्स लेकर दूसरी सिविलाइजेशन तक सी के थ्रू जाती थी। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैरीटाइम ट्रेड के स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बीड मेकिंग एक मेजर इंडस्ट्री थी जहाँ स्टेटाइट के बीड्स मास प्रोड्यूस्ड होते थे। साथ ही में हमें यहाँ पोट्री भी देखने को मिलती है, जिनमें मेनली 3 तरह की पोट्री आती है: रेडवेयर, ब्लैक एंड रेडवेयर और पोलिश वेयर पोट्री। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेटलर्जी इंडस्ट्री बहुत एडवांस थी। हड़प्पन्स ने कॉपर, ब्रोंज, लेड, टिन, गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल्स का यूज किया था। उन्होंने ये मेटल्स को पिघलाकर टूल्स, वेपन्स, ज्वेलरी और यूटेंसिल्स बनाए थे। सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेटल्स थे कॉपर और ब्रोंज। नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये छोटे छोटे मोहरे या फिर स्टैम्प्स होती थी। ये सील्स सबसे इंफॉर्मेटिव कल्चरल आर्टिफैक्ट हैं जो सोसाइटी, रिलीजन और ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे रहे हैं। इन सील्स पर हमें पिक्चर्स और साथ में रिटन में कुछ देखने को मिलता है। जहां तक ड्राइंग की बात है तो इन सील्स पर सबसे कॉमनली हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें यूनिकॉर्न बुल, हम्प्ड बुल्स, एलिफेंट्स, डायनासोर्स, टाइगर्स और वाटर बफलो जैसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इन एनिमल्स में सबसे कॉमन है यूनिकॉर्न बुल, जो कि 60% सील्स पर प्रेजेंट है। एनिमल्स के अलावा हमें सील्स पर प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें पीपल ट्री जैसे प्लांट्स आते हैं। इसके अलावा सील्स पर ह्यूमन फिगर्स रेयर है, लेकिन फेमस पशुपति सील में एक हॉर्न्ड ह्यूमन फिगर योगिक पोस्चर में एनिमल से सराउंडेड है। इस सील को पशुपति सील बोलते हैं और ये सबसे फेमस सील है। इस सील में सेंट्रल फिगर एक हॉर्न्ड हेडगियर पहने मेडिटेटिव पोजीशन में बैठा है और ये 4 एनिमल से सराउंडेड है: एलिफेंट, टाइगर, डायनासोरस और बफलो। पिक्चर के साथ इन सील्स पर हड़प्पन स्क्रिप्ट भी होती थी, जो अब तक पूरी तरह से डिसाइफर या फिर डीकोड नहीं की गई है। सील्स को मोस्टली स्टेटाइट से बनाया जाता था, जिसे पहले तराशा जाता था, फिर उसे आग के थ्रू हार्ड बनाया जाता था। कुछ सील्स टेराकोटा, कॉपर और आइवरी से भी बनी मिली है। इन सील्स के मल्टीपल पर्पसेस थे, जिनमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, कमर्शियल पर्पसेस, रीजनल पर्पसेस और पर्सनल आइडेंटिटी के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बीड एंड टॉय इंडस्ट्री, शेल वर्क, बोन कार्विंग्स और आइवरी वर्क जैसी प्रैक्टिसेस भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफी प्रेवलेंट थी। अब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट को देखें तो ग्रेनरीज का प्रेजेंस सजेस्ट करता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टेट कंट्रोल्ड स्टोरेज सिस्टम था। ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था और इन स्टोर्ड ग्रेन्स को यूटिलाइज किया जाता था, और जो सरप्लस ग्रेन्स होते थे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था वर्कर्स को पेमेंट के तौर पर। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट एरियाज और वर्कशॉप्स इंडिकेट करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम।
साथ ही में स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स, यूनिफॉर्म ट्रेड प्रैक्टिसेस इंश्योर करते हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इकोनॉमिकली काफ़ी प्रॉस्परस तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क भी करती थी। अब अगर हम सोसाइटल एस्पेक्ट को देखें तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन एक रिलेटिवली इगैलिटेरियन यानी कि एक इक्वल सोसाइटी थी, क्योंकि यहाँ हमें लार्ज पैलेसेस या रॉयल टूम्स नहीं मिले हैं जैसे इजिप्ट या फिर मेसोपोटामिया में मिले हैं। हाउसेस के साइज में वेरिएशंस हैं, लेकिन एक्सट्रीम इनइक्वालिटी के साइंस नहीं है। सीटाडेल एरिया में लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं जो पॉसिबली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस या एलीट रेजिडेंसेस थे, लेकिन क्लियर क्लास डिविजन्स के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हमें देखने को नहीं मिले। ये सब सजेस्ट करता है कि सोसाइटी में वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रीम नहीं थी। अब जहाँ तक गवर्नेंस की बात है तो एक सेंट्रल अथॉरिटी का प्रेजेंस क्लियरली इंडिकेट होता है, और ये इंडिकेशन हमें मिलता है फ्रॉम यूनिफॉर्म सिटी प्लानिंग, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स और कंसिस्टेंट ब्रिक साइजेस से। लेकिन गवर्नेंस स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट नेचर अननोन है। हमें कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला किंग्स, प्रीस्ट या फिर मिलिट्री रूलर्स का, लेकिन पब्लिक वर्क्स जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम्स, ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ ये सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सकता था। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट का। ये इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इंडस स्क्रिप्ट में अप्रॉक्सीमेटली 400 to 600 डिस्टिंक्ट सिंबल्स हैं, और ये स्क्रिप्ट मेनली सील्स, कॉपर टेबलेट्स, पोट्री और ऑब्जेक्ट्स पर इंस्क्राइब्ड है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इस स्क्रिप्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, और इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए हर अटेम्प्ट फेल हुआ है। अब अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट को देखें तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रोंज मेडल्स में बनी डांसिंग गर्ल, जो कि मोहनजोदारो से हमें मिली। ये ब्रोंज की फेमस फिगर एक आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशन डेमोन्स्ट्रेट करती है। इसके साथ साथ लाइमस्टोन से बना प्रीस्ट किंग का स्टैचू भी एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग रही है। साथ ही में हमें काफी नंबर्स में टेराकोटा से बनी फिगर्स मिली हैं, जिनमें आते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस और टॉयज। अब जहां तक रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स की बात है तो हमें डायरेक्ट एविडेंसेस इसके रिगार्डिंग तो नहीं मिले, लेकिन कुछ पैटर्न्स इमर्ज होते हैं। इनमें आते हैं मदर गॉडेस की फिगरेंस जो सजेस्ट करती हैं फर्टिलिटी वर्शिप। इसके अलावा हमें फायर ऑल्टर्स के एविडेंसेस कुछ साइट्स पर मिले हैं। साथ ही में ग्रेट बाथ पॉसिबली रिचुअल प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता था, और साथ ही में ट्री वर्शिप जिनमें स्पेशली पीपल की वर्शिप का एविडेंस भी हमें मिला है। नाउ अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो एक साथ नहीं बल्कि लगभग 200 to 300 ईयर्स में हुआ था। ये सडन कोलैप्स नहीं था, बल्कि एक स्लो ट्रांसफॉर्मेशन था जहां बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स धीरे धीरे रूरल सेटलमेंट्स में बदल गए। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं कि इस डिक्लाइन के पीछे मल्टीपल इंटरकनेक्टेड रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, रिवर सिस्टम का शिफ्ट होना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्रेकडाउन, पॉपुलेशन का मूवमेंट और आर्यन इन्वेजन। लेकिन इनमें से कोई भी फैक्टर का 100% श्योरिटी नहीं है, और ये बस एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें सिविलाइजेशन का डिग्रेडेशन और इवेंचुअली एंड देखने को मिला अराउंड 1300 BC। सो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।